Israel, if they won, did not stop their military action. Ongoing bombardments on Gaza. You need to impose the sanctions on the state. तुर्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खुफिया नहीं बल्कि बिल्कुल एलानिया अंदाज में खबरदार कर दिया। ईरान और इसराइल की तेज होती कशीदगी पूरे खित्ते को एक नई जंग में धकेल सकती है। गजा में एक महसूर और जख्म खुर्दा तहरीक हमास को 2 साल में तो नहीं दबा सके। अब हदफ ईरान है, जिसे दुनिया में मज़ाहमत का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है। Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खारजा पॉलिसी ना तो किसी थिंक टैंक से और ना ही बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी से सीखी है, बल्कि इसराइली फॉरेन पॉलिसी कॉल ऑफ ड्यूटी नामी वीडियो गेम खेलकर तैयार की गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। मैं सना नकवी। ईरान में रजीम चेंज का मंसूबा 2009 से ही जारी है, लेकिन इसराइल और अमेरिका अपनी आवाम को मुसलसल ये कहकर बेवकूफ बना रहे हैं कि ये ईरानी हुकूमत का आखिरी साल है, फौरी ईरानी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। जहां पूरी दुनिया में गजा में जारी फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहिरे देखने को मिल रहे हैं और इसराइल पर गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी करने के लिए दबाव बढ़ा है, वहीं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तुर्की इंटेलिजेंस एकेडमी की ताज़ा रिपोर्ट ने खुफिया नहीं बल्कि बिल्कुल एलानिया अंदाज में खबरदार किया कि ईरान और इसराइल की तेज होती कशीदगी पूरे खित्ते को एक नई जंग में धकेल सकती है। ये रिपोर्ट 12 रोज़ा जंग और तुर्की के लिए असबाक के उन्वान से तैयार की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग में तुर्की के लिए तो ये असबाक हो सकते हैं, पर इसराइल के लिए इसमें क्या है? ईरान इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी को देखें तो शायद आज भी नेतन्याहू अपने बचपन से बाहर नहीं आ पाया है, क्योंकि वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोज़ाना गजा में हमास के नौजवानों के हाथों जलील होता है और शाम को ईरान को ख़त्म करने के ख्वाब देखता है। इसराइल की बदकिस्मती देखिए, अपने तमाम तर जदीद जंगी इक्विपमेंट के बावजूद गजा में एक महसूर और जख्म खुर्दा तहरीक हमास को वो 2 साल तक खत्म नहीं कर सका। लेकिन अब हदफ है कि ईरान जैसे दुनिया में मज़ाहमत का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है, उसका एटमी प्रोग्राम तमाम तर अमरीकी प्रेशर, आलमी पाबंदियों और साइबर वॉर के बावजूद इसराइल के लिए अजाब बना खड़ा है। इसराइल ने 2023 और 2024 में मुसलसल दावा किया कि गजा में मौजूद तमाम हॉस्पिटल्स, तालीमी मराकज़, बुनियादी सहूलियात और रिहायशी घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, जिसे वो हमास इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। लेकिन आज भी हर हफ्ते कहीं ना कहीं से नए रॉकेट चलते आ रहे हैं, जैसे गजा कोई ज़ेरे ज़मीन नेटफ्लिक्स है जहां हर हफ्ते नया सीज़न रिलीज़ होना ही होना है। महसूस तो यूँ होता है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस की हर रोज़ सुबह मीटिंग में गुफ्तगू होती होगी। इसराइली ब्रिगेडियर कहता होगा, सर गजा में आखिरी हमास फाइटर भी ख़त्म कर दिया। नेतन्याहू, शाबाश, आप समझो ईरान की बारी आ चुकी। इस लम्हे एक और रॉकेट गजा से इसराइली इलाके पर गिरता है। ब्रिगेडियर बंकर की तरफ भागते हुए कहता है, सर वो लगता है कि आखिरी फाइटर का कोई जुड़वा भाई रह गया है। तुर्की की रिपोर्ट में जिन सिफारती इक़दामात की बात की गई है ना, वो यकीनन इसराइली सिफारतकारों के उन ख्वाबों की तरफ इशारा है जहां इसराइली ड्रोन तेहरान, अस्फहान, मशहद, कुम और ईरानी अवाम और दिफाई तनसीबात पर हमला कर रहे हैं। और ईरान जवाब देने के बजाय महज बयान जारी कर रहा है कि हम सख्त नोटिस ले रहे हैं। लेकिन हकीकत में माजी करीब ही में ईरान ने न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि जवाबी कार्रवाई से दुनिया के सामने झूठा इसराइली फौजी बर्तरी का भरम भी तबाह करके रख दिया। दोनों ममालिक के दरमियान साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और नफ्सियाती जंग की बात करें तो इसराइल के लिए साइकोलॉजिकल वॉर का सबसे बड़ा सेटबैक फिलहाल खुद उसकी अपनी नाकामी है। न सिर्फ गजा बल्कि लबनान, शाम, इराक, यमन, हर जगह ऐसे छोटी छोटी तहरीकों का सामना है जो मुकामी मुज़ाहमत के तहत बने हुए बड़े बड़े ड्रोन और मिसाइल चला देती है। ऐसा लगता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खारजा पॉलिसी तो ना किसी थिंक टैंक से सीखी और ना ही बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी से सीखी, बल्कि यूँ लगता है कि इसराइली फॉरेन पॉलिसी कॉल ऑफ ड्यूटी नामी वीडियो गेम खेलकर तैयार की गई। और इसराइलियों की नज़र में गजा में रियल लाइफ गेम ओवर हो चुका है, बल्कि वो समझते हैं कि ये तो ईरान की अपना गेम लेवल अप करने की कोशिश है, जबकि हकीकी दुनिया में ईरान ने कई लेवल्स इसराइल के सामने रख छोड़े।
जिनमें लेवल 1 हिजबुल्लाह, लेवल 2 हमास, लेवल 3 इसराइली समुद्री रास्तों पर काबिज हौसी, लेवल 4 इराकी मलेशियाज और लेवल 5 एटमी प्रोग्राम, जो तमाम तर अमरीकी और इसराइली बमबारी के बावजूद भी उनके लिए खतरा बना हुआ है। नेतन्याहू हुकूमत इन तमाम लेवल्स को बाईपास करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला ये है कि उनके जॉयस्टिक की तार गजा के नौजवान बार बार काट देते हैं। ईरान में सियासी, अस्करी और मुआशी लिहाज से रजीम चेंज के मंसूबे इसराइल और अमेरिका ने 2009 से ही शुरू कर रखे हैं और हर बार अपनी आवाम को यही कहकर बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं कि ये आखिरी साल है, ईरानी हुकूमत गिरा दी जाएगी। लेकिन जैसे हर साल हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि अगला साल तरक्की का साल होगा, सब ठीक हो जाएगा, वैसे ही मोसाद हर साल इसराइलियों को खुशखबरी देती है कि इस दफ़ा तो खामनाई जाएंगे और वो लाजमी जाकर रहेंगे। रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, ग्राफिक्स और ब्रीफ केस तैयार होते हैं, मगर नतीजा हर दफ़ा वही कि ईरानी हुकूमत कायम है, इसराइली फ़ौज थकी हुई है, अमरीकी सिफारतकार उलझे हुए हैं, तुर्की इंटेलिजेंस सिर्फ तमाशा देख रही है और हमास इस नफ्सियाती जंग के हम अभी जिंदा हैं इसमें फातेह दिखाई दे रही है। तुर्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगरचे ईरान पर फोकस है, लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि रिपोर्ट ने साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और नफ्सियाती जंग को मुस्तकबिल का हथियार करार दिया है। अगर नफ्सियाती जंग वाकई हथियार है तो हमास ने इसराइल को नफ्सियाती मैदान में चारों शाने चित कर रखा है। हर बार इसराइल हमला करता है और हर बार कोई ना कोई फ़लस्तीनी बच्चा कैमरे में विक्ट्री का निशान बनाता दिखाई देता है। सवाल ये है कि क्या इसराइल को ये निशान नज़र नहीं आता, या वो अब सिर्फ अपने ख्वाबों में ही ईरानी मिसाइल से दो दो हाथ कर रहा है, लेकिन हकीकत में गजा के नौजवानों से शिकस्त खा रहा है। तुर्की ने तो बड़ा दानिशमंदाना मशवरा दिया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सिफारती राब्ते फौरी नागुज़ीर हैं, लेकिन क्या इसराइल सिफारतकारी में वही साबिका रवैया रखेगा? फिलहाल तो दिखाई देता है कि इसराइल की ईरान मुखालिफ मनसूबाबंदी ऐसी है जैसे कोई शख्स फाइनल एग्जाम बगैर तैयारी के दिए पहुंच जाए और उसके बाद क्या होता है, फेल। तुर्की की रिपोर्ट एक संजीदा इंतबाह है, मगर अफसोस ये है कि इसराइल के पॉलिसी साज उसे वीडियो गेम वॉर सिमुलेशन समझे बैठे हैं। वो भूल चुके हैं कि मैदान जंग रियलिटी शो नहीं होता और ना ही ईरान को रिमोट से बंद किया जा सकता है। लेकिन मिलियन डॉलर्स का सवाल ये भी है कि इसराइल अरबों डॉलर लगाकर और अपनी आलमी साख तबाह करने के बाद भी ईरान पर हमले की मुसलसल धमकियां क्यों दे रहा है। उसकी वजह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अंदरूनी दबाव का शिकार है और अपनी आवाम की खारजी जंग के जरिए तवज्जो हटाने की कोशिश में मसरूफ़ है। इसराइली वज़ीर आज़म आजकल न सिर्फ अपने ही अवाम बल्कि ईरान और अपने इत्तेहादियों के हाथों शदीद दबाव में है, जिसके खिलाफ दुनिया भर के बाद मगरिब में भी बढ़ता हुआ अवामी गुस्सा, फौजी नाकामियां, मुआशी बिगाड़ और सियासी तन्हाई अब उन्हें एक बार फिर ईरान पर हमले का बहाना ढूंढने पर मजबूर कर सकते हैं। इन अंदरूनी दबाव की वजूहात में गजा में नाकामी सर फहरिस्त है, जहां हमास अभी तक जिंदा है, क्योंकि इसराइल का दावा था कि हमास ख़त्म कर दी गई, लेकिन हकीकत में वो बदस्तूर मज़ाहमत कर रही है। और इसराइली अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर छोटे से गजा को फतह नहीं कर सके तो ईरान पर कैसे काबू पाया जाएगा। इसके बाद इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जारी अवामी मुजाहरे और सियासी तकसीम भी एक वजह है, क्योंकि लाखों अफराद इसराइल में अदालती इस्लाहात, जंगी पॉलिसीज़ और बदउनवानी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ खुद इसराइली फ़ौज के कई आला अफसरान भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। इसी तरह इसराइल बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तन्हाई का शिकार है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप इसराइल की गजा पॉलिसी से नाला हो चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन समेत कई ममालिक ने खुलकर इसराइल की शदीद मजम्मत की, जिसका इजहार अब बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी कैसे किया जा रहा है। पहले वो देखते हैं। Israel, if they won, did not stop their military actions in Gaza. 1.5 years of ongoing bombardments on Gaza. This Targeting whom? You need to impose the sanctions on the state. जाहिर है कि जब भी दाखिली मसाइल काबू से बाहर हो जाए तो नेतन्याहू जैसे रहनुमा खारजी दुश्मन तलाश करते हैं। इसीलिए ईरान, जिसके साथ इसराइल का बरसों से प्रॉक्सी तनाज़ा है, नेतन्याहू के लिए परफेक्ट विलन बन चुका। इसीलिए बहुत मुमकिन है कि इसराइल एक बार फिर ये दावा कर सकता है कि ईरान एटमी प्रोग्राम के करीब पहुंच चुका है और हमें फौरी कार्रवाई करनी होगी,
کیونکہ یہی بہانہ بنا کر اسرائیل ماضی میں بھی ایران پر سائبر، ڈرون حملے اور ایٹمی سائنسدانوں کا قتل بھی کر چکا۔ نتن یاہو کو معلوم ہے کہ سیاسی طور پر بچنے کے لیے اسے ایک فاتح کی طرح دکھائی دینا ہوگا، اور اگر وہ ایران پر حملہ کر دے تو وقتی طور پر وہ اپنی حکومت کو مضبوط دکھا سکتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے نا کہ ترکی، قطر، ایران اور روس نے کھل کر کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی حملے کا مطلب ہوگا کہ علاقائی جنگ چھڑ گئی، اور اس میں اسرائیل تنہا رہ جائے گا۔ اس حوالے سے ترک صدر رجب طیب اردوان نے OIC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. Bölgeyi ateşe, çatışmaya, kaosa ve gözyaşına boğarak جبکہ اس دفعہ ایران بھی اعلان کر چکا کہ اگر ہم پر دوبارہ حملہ ہوا تو ہم صرف اسرائیل پر نہیں بلکہ جہاں جہاں سازش تیار ہو رہی ہے وہاں پر ماریں گے۔ یعنی یہ اسرائیل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اتحادیوں کے لیے بھی وارننگ ہے۔ لیکن پھر بھی ہم ایک لمحے کو یہ خیال بھی کر لیں کہ اگر نتن یاہو نے ایران پر حملہ کیا اور جنگ قابو سے باہر ہو گئی، یا ایران نے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی، یا امریکہ نے حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا، تو نتن یاہو کو سیاسی، عسکری اور ذاتی طور پر تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اس وقت ایک ایسے سیاسی دائرے میں پھنس چکا ہے جہاں ہر طرف سے اسے ناکامی، عوامی غصہ اور عالمی تنقید کا سامنا ہے۔ ایسے میں بہت ممکن ہے کہ اسرائیلی حکومت ایران پر دوبارہ حملہ کر کے سیاسی خودکشی بھی کر سکتی ہے، یا وہ غلط اندازے کی بنیاد پر پورے مشرق وسطیٰ کو بھی جنگ میں جھونک سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔